चलिए आज की बातचीत एक बड़े ही दिलचस्प आइडिया से शुरू करते हैं। हम जब भी कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स या फिर सिलिकॉन वैली की कोई तस्वीर। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि कंप्यूटर की असली कहानी वहां से शुरू ही नहीं होती, बल्कि उसकी जड़ें सरकार की सोच से और सरकार को एक मशीन की तरह देखने के नजरिए से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। आज हम जॉन एगर की किताब द गवर्नमेंट मशीन से मिले स्रोतों की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे सरकार एक मशीन है का ये मेटाफर, ये रूपक सिर्फ एक कहावत नहीं रहा, बल्कि इसने सचमुच में ऐसी मशीनों को जन्म दिया जिन्होंने आगे चलकर आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखी। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ कोई अकादमिक बहस नहीं है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार था। इसने न सिर्फ ये तय किया कि लोग सरकार के बारे में कैसे सोचते हैं, बल्कि ये भी कि उन समस्याओं को सुलझाने के लिए कौन सी तकनीकें बनाई जाएंगी। मतलब सोच पहले आई, टेक्नोलॉजी बाद में। हाँ, ये तो हम रोज सुनते भी हैं। सरकारी मशीनरी ठीक से काम नहीं कर रही या सिस्टम बहुत धीमा है। हम इसे बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सोच आई कहाँ से? सरकार एक मशीन है, ये हमारी बातचीत का हिस्सा कब बना? ये विचार 18वीं और 19वीं सदी में बहुत ताकतवर हो गया। और इसके दो बिल्कुल अलग, बल्कि एक दूसरे के विरोधी पहलू थे। अच्छा, विरोधी? हाँ, एक तरफ थॉमस कार्लाइल जैसे आलोचक थे, जिनके लिए मशीन एक बहुत ही नेगेटिव शब्द था। वो मानते थे कि सरकार और समाज एक मशीन बनते जा रहे हैं, ठंडे कठोर नियमों में बंधे हुए और मानवीय भावनाओं और रचनात्मकता से पूरी तरह से खाली। उनके लिए तो ये इंसानियत का अंत था। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी था, जो शायद ज्यादा प्रभावशाली साबित हुआ। वो थे जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल जैसे उपयोगितावादी, मतलब यूटिलिटेरियन विचारक। उनके लिए मशीन शब्द में बुराई नहीं, बल्कि अच्छाई थी। अच्छाई मशीन में? हाँ, मशीन का मतलब था दक्षता, तर्क, व्यवस्था और भविष्यवाणी करने की क्षमता। उनका मानना था कि सरकार को एक बेहतरीन, अच्छी तरह से तेल लगी मशीन की तरह काम करना चाहिए, जो बिना किसी भेदभाव के सबसे बड़ी संख्या में लोगों के लिए सबसे बड़ा अच्छा काम करे। लेकिन इसमें खतरा भी तो है ना? क्या इससे सरकार और ज्यादा अमानवीय नहीं बन जाती? कार्लाइल की चिंता क्या पूरी तरह गलत थी? ऐसा लगता है कि ये विचारक सिर्फ दक्षता देख रहे थे, उसके मानवीय पहलू को नजरअंदाज कर रहे थे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और ये बहस आज भी जारी है। उस समय उपयोगितावादियों का तर्क था कि मानवीय भावनाएं और पूर्वाग्रह ही तो भ्रष्टाचार और पक्षपात की जड़ें। एक मशीन निष्पक्ष होती है, वो तर्क पर चलती है, भावनाओं पर नहीं। उनका सपना एक ऐसी सरकार का था जो पूरी तरह से तर्क संगत हो, और यही विचार था जो कागजों से निकलकर असल दुनिया में आने वाला था। और इस बहस का सबसे दिलचस्प उदाहरण शायद चार्ल्स बेबेज है। हमारे दिमाग में तो उनकी छवि एक अकेले जीनियस की है, जो अपने समय से बहुत आगे थे और जिन्हें नौकरशाही ने समझा ही नहीं। क्या स्रोतों में भी उन्हें इसी तरह देखा गया है या कहानी कुछ और है? स्रोत इस आम धारणा को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। बैबेज को सिर्फ एक गणितज्ञ या आविष्कारक के रूप में नहीं देखा जा रहा था। उनके एनालिटिकल इंजन को सिर्फ एक बहुत बड़ा कैलकुलेटर नहीं माना जा रहा था। उनके समय के लोग और खुद बैबेज भी उसे एक राजनीतिक मशीन के रूप में देख रहे थे। एक राजनीतिक मशीन? इसका क्या मतलब हुआ? इसका सबसे ठोस सबूत मिलता है 1840 के एक पत्र से। ये पत्र बैबेज के एक इतालवी दोस्त और खगोल शास्त्री जियोवानी प्लाना ने उन्हें लिखा था। प्लाना ने एक बहुत गहरी बात लिखी। उन्होंने कहा कि अब तक सरकार का विधायी विभाग, मतलब लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, जो कानून बनाता है, वो बहुत शक्तिशाली रहा है। लेकिन कार्यकारी विभाग, यानी एग्जीक्यूटिव, जो उन कानूनों को लागू करता है, वो हमेशा कमजोर और बेतरतीब रहा है। प्लाना ने कहा कि बैबेज का इंजन हमें कार्यकारी विभाग पर ठीक वैसा ही नियंत्रण देगा जैसा हमारे पास विधायी विभाग पर है। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब वो सिर्फ कैलकुलेशन की नहीं, बल्कि सरकार को चलाने, उसे नियंत्रित करने की मशीन बना रहे थे। ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या बैबेज ने इस बात से सहमति जताई थी? उन्होंने सिर्फ सहमति ने जताई, वो इस व्याख्या से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने प्लाना के पत्र के इस हिस्से को अपनी आत्मकथा में शामिल किया। उन्होंने लिखा कि प्लाना ने उनके इंजन के असली उद्देश्य को उनसे भी बेहतर शब्दों में बयां कर दिया है। तो ये कोई छिपी हुई बात नहीं थी।
बैबेज का सपना एक ऐसी मशीन बनाने का था जो सरकार के काम करने के तरीके को तर्कसंगत और नियंत्रित कर सके। ठीक है, तो एक तरफ बैबेज जैसी बड़ी शख्सियतें सरकार को मशीन से नियंत्रित करने का सपना देख रही थीं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या हो रहा था? सरकार के अंदर काम करने वाले आम लोगों पर, मतलब सिविल सेवकों पर, इस मशीनी सोच का क्या असर पड़ रहा था? यहाँ पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इसके लिए हमें 1853 की नॉर्थकोट ट्रैवलियन रिपोर्ट को देखना होगा। ये ब्रिटिश सिविल सर्विस के इतिहास में एक मील का पत्थर थी। इस रिपोर्ट ने पहली बार सिविल सर्विस के काम को दो हिस्सों में साफ-साफ बांट दिया। दो हिस्सों में? हाँ, बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल और यांत्रिक यानी मैकेनिकल काम। बौद्धिक और यांत्रिक, ये तो बहुत बड़ा विभाजन है। बहुत बड़ा। बौद्धिक काम था वरिष्ठ अधिकारियों के लिए, जो नीतियां बनाते थे, फैसले लेते थे, जिन्हें बड़ी तस्वीर देखनी होती थी। ये वो लोग थे जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से आते थे। और फिर था यांत्रिक काम, जो क्लर्कों के लिए था। उनका काम था नकल करना, रिकॉर्ड दर्ज करना, फाइलें लगाना, मतलब वो सारे काम जो दोहराव वाले थे और जिनमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। ये तो कमाल की बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने पहले अपने कर्मचारियों को ही एक तरह की मशीन में बदल दिया, जिससे बाद में असली मशीनों को लाना तार्किक और आसान हो गया। एक तरह से उन्होंने इंसानों को ही सॉफ्टवेयर बना दिया था असली हार्डवेयर के आने से पहले। आपने इसे बिल्कुल सही शब्दों में कहा है। उन्होंने इंसानी कलपुर्जे तैयार किए। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि ये यांत्रिक काम एक निचले वर्ग के क्लर्कों द्वारा किया जा सकता है, जिन्हें कम वेतन दिया जाए। इस विभाजन ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां इन यांत्रिक इंसानी कामों को वास्तविक मशीनों से बदलने का विचार बहुत स्वाभाविक लगने लगा। अगर काम पहले से ही मशीन जैसा है तो उसे असली मशीन से क्यों ना करवाया जाए। इसने कार्यालय के मशीनीकरण के लिए जमीन तैयार कर दी। अगर सिविल सर्विस में इतने सारे लोग मैकेनिकल काम कर रहे थे, जिनका काम तय था और बार बार दोहराया जाता था, तो किसी ने तो सोचा ही होगा कि क्यों ना इस काम के लिए असली मशीनें ही बना ली जाएं? क्या यहीं से टेक्नोलॉजी का दखल असल में शुरू हुआ? बिल्कुल। जैसे जैसे सरकार का आकार और उसकी जिम्मेदारियां बढ़ीं, खासकर 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में, उसके पास डेटा का एक पहाड़ जमा हो गया। जनगणना के आंकड़े, टैक्स रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रजिस्टर, इस जानकारी के सैलाब को हाथ से संभालना लगभग नामुमकिन हो रहा था। और यहीं पर हरमन होलेरिथ की पंच कार्ड तकनीक एक क्रांति की तरह आई। ये कार्ड, जिनमें छेदों के जरिए जानकारी दर्ज की जाती थी, उन्हें मशीनों से तेजी से छांटा और सारणीबद्ध किया जा सकता था। अब सोचकर देखिए, मिस्र की 1907 की जनगणना का दफ्तर, वहां सिर्फ कागजों के ढेर नहीं थे, बल्कि क्लर्कों की कतारें थीं जो हरमन होलेरिथ की नई नवेली मशीनों पर बैठी थीं और लाखों लोगों के डेटा को प्रोसेस कर रही थीं। ये एक वैश्विक बदलाव था। तो ये सिर्फ एक नई तकनीक नहीं थी, ये तो सरकार के काम करने के तरीके में ही एक बुनियादी बदलाव था। हाँ, और इस बदलाव को सरकार के भीतर से ही हवा मिल रही थी। खास तौर पर ट्रेजरी विभाग के ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स या ONM डिवीजन से। आप इन्हें सरकार के अंदर के एफिशिएंसी गुरु समझ सकते हैं। उनका काम था हर विभाग में जाकर प्रक्रियाओं को देखना और पूछना, क्या इस काम को करने का कोई तेज, सस्ता और मशीनी तरीका है। उन्होंने ही सरकार के अंदर ऑटोमेशन की लहर को हवा दी। तो सरकार अब डेटा इकट्ठा कर रही थी, उसे प्रोसेस करने के लिए मशीनें ला रही थी और इसे संभालने के लिए एक मैकेनिकल वर्कफोर्स भी तैयार कर चुके थे। ऐसा लगता है कि सारे पुर्जे अपने जगह पर थे। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध, जिसने शायद इस पूरी मशीन को टॉप गियर में डाल दिया होगा। टॉप गियर कहना भी शायद कम होगा। युद्ध ने सूचना प्रसंस्करण की मांग में एक ऐसा विस्फोट किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है ब्लिचले पार्क, जहां जर्मन एनिग्मा कोड को तोड़ा गया था। हम अक्सर इसे कुछ विलक्षण गणितज्ञों जैसे एलन ट्यूरिंग की कहानी के रूप में देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्लिचले पार्क सूचना के औद्योगिक उत्पादन का एक विशाल केंद्र बन गया था। सूचना का औद्योगिक उत्पादन, ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि जानकारी को एक फैक्ट्री के उत्पाद की तरह माना जाता था। वहां विशाल कार्ड इंडेक्स थे, बड़े बड़े रजिस्टर थे और हर काम के लिए नियम आधारित प्रक्रियाएं थीं, ठीक एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह। हर जानकारी, चाहे वो कितनी भी छोटी या बेकार क्यों न लगे, उसे पकड़ा जाता था, सूचीबद्ध किया जाता था और क्रॉस रेफरेंस किया जाता था। एक समूह तो ऐसा भी था जिसे क्वैच कहते थे, जो जर्मन में बकवास होता है, और उनका काम सिर्फ बेकार लगने वाले डेटा को ट्रैक करना था, इस उम्मीद में कि वो बाद में काम आ सकता है। ये अपने आप में एक कमाल का आइडिया है
कि वो लोग बकवास कहे जाने वाले डेटा के लिए एक पूरी टीम रख रहे थे। हाँ, ये दिखाता है कि वो जानकारी को किस नज़र से देख रहे थे। आज जो बेकार है वो कल किसी पहेली का सबसे ज़रूरी टुकड़ा हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ कोड तोड़ने तक ही सीमित नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। रॉयल एयरफोर्स यानी RAF, इसका एक और भी बड़ा उदाहरण है। उन्हें लाखों सैनिकों, हजारों विमानों और लाखों उपकरणों के पुर्जों का हिसाब रखना था। इसे हाथ से करना असंभव था। इसलिए उन्होंने पंच कार्ड सिस्टम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। आप कल्पना कीजिए, ये कोई छोटा मोटा दफ्तर नहीं था। ये एक विशाल डेटा फैक्ट्री थी रुइस्लिप में, जहां हजारों क्लर्क, ज्यादातर महिलाएं, मशीनों की गबन भेदी आवाज के बीच बैठी थी और हर हफ्ते 50 लाख से ज्यादा कार्ड प्रोसेस कर रही थी। 50 लाख कार्ड एक हफ्ते में? हाँ, ये किसी फैक्ट्री के असेंबली लाइन जैसा ही नजारा था। बस यहाँ पुर्जों की जगह जानकारी को जोड़ा जा रहा था। और ये विचार इतना आम हो गया था कि ब्रिटिश टैबुलेटिंग मशीन कंपनी, जो हॉलरिथ मशीनें बनाती थी, उसने युद्ध के दौरान प्रचार कार्टून भी बनाए। इन हॉलरिथ मैन ऑन एक्टिव सर्विस कार्टून्स में पंच कार्ड्स और मशीनों को युद्ध के हथियारों के बराबर दिखाया गया था। एक कार्टून में सैनिक एक तोप से गोला दाग रहे हैं और कहते हैं, जब ये पहुंचेगा तो सारणीबद्ध करने के लिए कुछ रिकॉर्ड होंगे। ये मजाक दिखाता है कि डेटा प्रोसेसिंग को भी युद्ध जीतने का एक जरूरी हिस्सा माना जाने लगा था। तो जो कहानी सरकारी मशीन के एक अमूर्त विचार के रूप में शुरू हुई थी, उसने सिविल सेवा की संरचना को बदला। चार्ल्स बैबेज जैसे अन्वेषकों को एक राजनीतिक मशीन बनाने के लिए प्रेरित किया और फिर पंच कार्ड जैसी तकनीकों के माध्यम से सरकार के काम करने के तरीके को ही पूरी तरह से बदल दिया। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये अपने चरम पर पहुंच गया, जहां सूचना का प्रबंधन करना उतना ही महत्वपूर्ण हो गया जितना कि सेनाओं और हथियारों का प्रबंधन करना। ब्लेचले पार्क और RAF के डेटा सेंटर्स ने ये साबित कर दिया कि जानकारी एक औद्योगिक उत्पाद हो सकती है, जिसे बड़े पैमाने पर बनाया, प्रोसेस किया और इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आखिर में ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है? ये हमें उस दुनिया को समझने में मदद करता है जिसमें हम आज रहते हैं। आज सरकार और प्रौद्योगिकी को अलग करना नामुमकिन है। ये कहानी हमें दिखाती है कि हमारे स्मार्टफोन और लैपटॉप में मौजूद तकनीक की जड़ें सिर्फ सिलिकॉन वैली के गराज में नहीं, बल्कि 19वीं सदी के व्हाइट हॉल के धूल भरे दफ्तरों में भी है। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल भी छोड़ जाता है, जो आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। स्रोत में उल्लेख है कि एलन ट्यूरिंग जैसे शुरुआती कंप्यूटर डिजाइनरों ने एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि जब मशीनें ज्यादातर काम करने लगेंगी तो जो मास्टर हैं, यानी जो प्रोग्रामर, विचारक और मैनेजर हैं, वो शायद मशीनों द्वारा प्रतिस्थापित होने का विरोध करेंगे। और ऐसा करने के लिए वो अपने काम को रहस्य और निरर्थक शब्दावली से घेर लेंगे, ताकि लगे कि उनका काम बहुत जटिल है और मशीनें उसे नहीं कर सकती। ये तो बहुत गहरी बात है। और आज जब एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन के बारे में, हमारी नौकरियों के बारे में और यहाँ तक कि न्याय प्रणाली में भी तेजी से महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, तो हमें खुद से पूछना होगा, आज का रहस्य क्या है? जब कोई कंपनी या सरकार कहती है कि एल्गोरिदम एक ब्लैक बॉक्स है, इसे समझा नहीं जा सकता, तो क्या ये वास्तविक तकनीकी जटिलता है या फिर ये उन पुराने मास्टरों का एक आधुनिक संस्करण है जो अपनी भूमिका और अपने अधिकार की रक्षा कर रहे हैं? ये सवाल इस पूरी कहानी को हमारे आज से जोड़ देता है।